कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग भक्तिन पाठ को पढ़ रहे थे, तो आइए उसको आज समाप्त करते हैं। हमारा कुछ ही अंश बचा हुआ है, उसको पढ़ के आज इस पाठ को समाप्त करेंगे और जो इसका प्रश्नोत्तर है हम लोग ई पोर्टल के माध्यम से करेंगे। तो चलिए मैं इस पाठ को पढ़ते हुए आपको समझा रहा हूँ। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उसके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। किसके भीतर? भक्तिन के भीतर। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। अर्थात जो भी उसके संपर्क में आता है वह उससे अपना एक संबंध जोड़ने में सहजता का अनुभव करता है। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे भी बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है। नहीं, वो क्या करती हैं? भक्तिन को घेरे रहती हैं। कहाँ? कौन? छात्रावास की लड़कियाँ। और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। नहीं, लेखिका जब बाहर आती हैं तो सब भाग जाती हैं और जैसे ही लेखिका भीतर चली जाती हैं फिर सारी लड़कियां आकर भक्तिन को घेर लेती हैं। उन्हें आने की रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती थी। यानी एक कोना उसने उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनके बैठने के लिए छोड़ दिया था। उसने समझौता कर लिया था। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उसके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। यानी मैं उन्हें कितना सम्मान देती हूँ इस बात पर निर्भर है कि भक्तिन उन्हें क्या सम्मान देगी। अर्थात मैं उन्हें सम्मान देती हूँ तो भक्तिन भी उन्हें सम्मान देगी। जितना दूंगी उतना ही भक्तिन उन्हें सम्मान देगी। और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं। यानी कवि और कविता के संबंध में उसको जानकारी हो गई है पर उनके प्रति कोई सम्मान की भावना उसके मन में नहीं है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कवित लिखे जानत हैं। यानी किसी के बाल बड़े हो गए हों तो देखकर क्या कहती है, क्या ये भी कविता लिखते हैं? और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करी हैं धरी हैं ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी हैं। यानी वो कुछ करेगा धरेगा नहीं, करेगा वरेगा नहीं, बस गली गली घूमता फिरेगा, गाते बजाते फिरेगा। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। नहीं, वो दूसरों के दुख से पीड़ित होती है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बिता बिता भरे लड़िकन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा, अब परलय होई जाई उनकर माई का बड़े लाट त लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती। अर्थात क्या कह रही है कि बित्ता बित्ता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा, अर्थात छोटे छोटे बच्चों का जेल जाना क्या है? कलयुग है। तौन रहा अब परलय हो जाई, तो क्या होगा? अब तो परलय ही होगा। उन पर उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए। यानी उनकी माता जो है, जो जिनके बच्चे जेल गए हैं, उनको कहाँ तक लड़ाई लड़ना चाहिए? लाट तक, यानी बड़े लाट तक, कहकर दिन भर सबको परेशान करती। बापू को लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसी ही डरती है जैसे यमलोक से। यानी वह कारागार से डरने वाली है।
ऊंची दीवारें देखते ही वह आंखें मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा। यानी उसके भीतर भी भय है, वह भी चीज़ों से डरती है और जेल से तो खास करके डरती है। और उसका लोग किस तरीके से ये करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि लेखिका को जेल हो जाएगा, तो उससे वह डर जाती है। यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ ठहरना है। नहीं, डरती तो है ही, लेकिन अगर मुझे जेल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वह उनके साथ रहना चाहती है, उसके लिए वह सब चलेगा। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी कै धोती, यानी कितनी धोती साबुन से साफ कर ले जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। यानी वो लेखिका से कहती है कि बताइए मुझे कितनी धोतियाँ साफ़ कर लेनी होगी, ताकि साबुन से साफ़ कर लेनी होगी, ताकि वहाँ आपको मेरे कारण लज्जा का अनुभव ना हो कि इनकी नौकरानी अर्थात इनकी जो सेविका है वह गंदी रहती है। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। यानी जब लेखिका कहती है कि ऐसी यात्राओं में कोई किसी के साथ नहीं जा सकता, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या कहती है कि मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने के संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालकिन वहाँ नौकर, जहाँ मालिक वहाँ नौकर, नौकर को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। अर्थात मालिक को जेल में बंद कर दिया जाए और नौकर को बाहर छोड़ दिया जाए, यह बड़ा ही अन्यायपूर्ण कार्य है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। यानी कहाँ तक वो लड़ेगी? बड़े लाट तक लड़ेगी। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। यानी वह भक्तिन के लिए वह लेखिका के लिए किसी से भी लड़ जाने के लिए तैयार है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहाती वृद्धा क्या करेगी। अर्थात जब मृत्यु का बुलावा आ जाएगा, जो कोई समय नहीं देती कि आप धोती बांध लीजिए, सामान बांध लीजिए, मैं आपको लेने आई हूँ या लेने आया हूँ, चलिए हम लोग चलेंगे, अभी हम लोग जाना है या कहीं भी जहाँ जाना है, तो ऐसा कोई अवकाश नहीं देती। तब इस वृद्धा का अर्थात भक्तिन का क्या होगा? तब चिर विदा की अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी? वह क्या करेगी और मैं क्या करूँगी? मान लो दोनों में से जिसकी पहले मृत्यु हो जाए या मृत्यु आ जाए, तब भक्तिन क्या करेगी या लेखिका क्या करेगी? भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। लेखिका क्या कह रही है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेकिन मैं उसको खोकर पूरा करना नहीं चाहती। तो इस पाठ में इतना ही। हम लोग इसके प्रश्नोत्तर ई पोर्टल के माध्यम से करेंगे और वहीं समस्याओं का जो भी आपकी समस्या होगी वहाँ समाधान करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं हमारा अगला पाठ, बाजार दर्शन।